आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10. Have you seen a mongoose? You have read in lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. Look at the pictures and read the lines given along them. तो क्या आपने पहले कभी एक नेवला देखा है? तो जैसे हमने लेसन 9 में पढ़ा कि एक नेवला जो है वो एक सांप के साथ लड़ भी सकता है और उसे मार भी सकता है. तो अब हमको ये जो नीचे पिक्चर्स दी गई हैं उनके साथ जो लाइनें लिखी हैं उनको पढ़ना है. द बैनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़. द फाइट ऑफ द कोबरा and the mongoose is a classic drama often seen in India, and the outcome is largely the same. The mongoose is not immune to the venomous bite but is faster and quicker in motion than the snake. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike, but the quick moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another direction before the snake get into striking position again. This constant movement tires and discourages the snake, and the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. तो ये क्या कहता है ये लाइनें इस फोटो के पास? जैसे आप देखो, जो कोबरा की और जो नेवले की लड़ाई होती है वो एक बहुत पुराना ड्रामा है, नाटक है जो बहुत ज़्यादातर देखा जाता है भारत में. तो जो नेवला होता है वो ऐसा नहीं है कि उसे जो सांप है या जो कोबरा है उसके जहरीले डंक डसने से कोई वो नुकसान ना पहुँचे, पर वो उस सांप से कहीं ज़्यादा तेज़ और फुर्तीला होता है. तो कोबरा जो होता है वो एक तरीके से एकदम डिफेंस वाले पोजीशन में खड़ा हो जाता है और वो ये कोशिश करता है कि वो एकदम से जाकर नेवले पे डस दे. पर जो नेवला होता है वो इतना ज़्यादा फुर्तीला होता है, जैसे आप देखोगे पहले ही फोटो में नेवला इधर खड़ा है और सांप ये जैसे ही सांप ने उसे मारने की कोशिश की नेवला इधर आ गया और वो सांप पे दूसरी तरफ से वो आ जाता है, और इससे पहले सांप वापस उसकी तरफ आए नेवला उधर आ जाता है. तो आप देखोगे ये जो इधर से उधर कूदने की वाली बात है ये बहुत देर तक चलती रहती है जब तक कि सांप थक नहीं जाता और हताश नहीं हो जाता. और जैसे ही सांप थकता है और हताश होता है नेवला बहुत सावधानी से पास में आता है और अपने दांत जो है सांप की गर्दन में वो गड़ा देता है, और इससे सांप के जो हड्डी के जो वो होते हैं जोड़ उनमें लगती है. तो इस तरीके से सांप मरता है. तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की, जो ये कहानी है जो इस कहानी को लिखने वाले लेखक है उन्होंने जब वो बहुत छोटे बच्चे थे तब उन्होंने क्या देखा, जो उनके दादा थे उनके घर में एक बहुत बूढ़ा बरगद का पेड़ था. तो उस बरगद के पेड़ पर बैठे हुए उन्होंने क्या देखा, तो आज हम वो पढ़ेंगे. Though the house and grounds belong to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. तो लेखक कहते हैं कि वैसे तो घर और उस खेत सारे मेरे दादा दादी के थे, पर जो बहुत बूढ़ा बरगद का पेड़ था बड़ा सा वो मेरा था, और इसलिए वो मेरा था क्योंकि दादाजी तो 65 की उम्र में उस पर अब चढ़ नहीं सकते थे. Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. Among them were squirrels and snails and butterflies. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. I could hide myself in its branches, behind thick green leaves, and spy on the world below. तो आगे वो बच्चा कहता है कि उसकी फैलती हुई टहनियाँ जो ज़मीन को छू रही थी और वापस जड़ों में जा रही थी
इतने वो एक तरीके से बहुत घुमावदार रास्ता बनाती थी और जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी। और उनके बीच में होती थी कई सारी गिलहरियाँ, तितलियाँ और स्नेल। और ये जो पेड़ था वो हमारे घर से भी बहुत पुराना था, और यहाँ तक कि दादाजी से भी बहुत बूढ़ा, और यहाँ तक कि देहरादून जहाँ पे दादाजी का घर था उससे भी बहुत बूढ़ा। और मैं अपने आप को उन टहनियों के बीच में छुपा लेता था, उन बड़ी बड़ी और जाड़ी हरी पत्तियों के बीच में, और सीक्रेटली और एकदम जासूसी करता रहता था नीचे की दुनिया पर। My first friend was a small grey squirrel. Arching his back and sniffling into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. But when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew bold. तो आगे कवि कहते हैं कि उनका उनका जो पहला दोस्त था उस बरगद के पेड़ पर, वो कौन था? एक गिलहरी, और एक छोटी सी सिलेटी रंग की गिलहरी। और वो अपनी पीठ को ऐसे झुकाते हुए और हवा में सूंघते हुए, पहले तो उसे ऐसा लगा कि वो लड़का उन्हें परेशान करने आया है। पर जब उसे पता चला कि उस लड़के के पास ना तो कोई गुलेल है और ना ही कोई पिस्तौल है, तो उसने उनसे दोस्ती कर ली। और जब मैं उसके लिए केक लेके आने लगा, केक के टुकड़े या बिस्किट के, तो वो इतना बोल्ड हो गया, इतना वो मुझसे दोस्ती उसकी बढ़ गई कि वो मेरे हाथों से उन टुकड़ों को लेने लगा, खाने के टुकड़ों को। और कुछ ही समय में वो मेरी जेब में घुस जाता था और अपने आप ही ढूंढता रहता था जो भी मिले। He was a very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. वो एक बहुत ही छोटी गिलहरी थी और उसके दोस्त और रिश्तेदार उसे शायद पागल समझते थे कि वो एक इंसान पे भरोसा कर रहा है। In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, the birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, myna, crows, squabbling with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. तो स्प्रिंग के समय, यानी कि बारिश के बाद का जो मौसम होता है, वर्षा ऋतु के बाद का जो मौसम होता है, उस समय जो था उस पेड़ पर कई सारे फिग उगते थे। तो फिग का मतलब क्या होता है? फिग एक तरीके से जो नाग होता है या इस तरीके का फ्रूट होता है, फल होता है, और छोटे छोटे बहुत सारे लाल फिग्स उगते थे। और तब बहुत अलग अलग प्रकार के पक्षी जो थे वो उसकी टहनियों पर आकर बैठ जाते थे, जिनमें होती थी बुलबुल, मैना, तोते, कौवे, और वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो जब फिग का सीज़न आता था तब वो बरगद का पेड़ उस गार्डन की सबसे शोर वाली जगह बन जाती थी। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoon when it was not too hot. I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. तो उस पेड़ पे आधा चढ़ने के बाद मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी पट्टी लगा ली थी जहाँ पे मैं अपना अधिकतर दोपहर बिताया करता था जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। और मैं उस पेड़ का सहारा लेते हुए एक कुशन लगाकर, जो मैं अपने घर से लेकर आया था, वो लगाकर बैठा रहता था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बैनियन ट्री लाइब्रेरी। तो मैंने वहाँ उस बरगद के पेड़ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी, एक छोटा सा पुस्तकालय बना रखा था, जिसमें
जो किताबें थी वो थी ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. And on one particular afternoon, and on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. तो जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, तब मैं उन पत्तियों से नीचे की दुनिया देखता रहता था, उन पत्तियों के बीच में से. और ऐसी ही एक दोपहर को मुझे देखने को मिला ग्रैंड स्टैंड व्यू, मतलब जो सबसे अच्छी जगह हो सकती थी वहाँ से देखने का नज़ारा देखने को मिला. लड़ाई किसके बीच की? एक नेवले और एक कोबरा के बीच की. अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. तो जब दिन में गरम गरम जो हवाएं चल रही थी, लू चल रही थी, तो उसने सबको घर भेज दिया था. यहाँ तक कि माली भी घर चला गया था. मुझे खुद को बहुत नींद आ रही थी और मैं सोच रहा था कि मैं नदी पे चल जाऊं और रामू और जो भैंस हैं उनके साथ तैर कर आऊं. और तभी मैंने देखा कि बड़ा काला सा कोबरा एक कांटे की झाड़ी के पीछे से आया और उसी समय एक नेवला निकला उन झाड़ियों से और सीधा उस कोबरा के सामने पहुंच गया. इन अ क्लियरिंग बीनीथ द banyan tree, in bright sunshine, they came face to face. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive, but the cobra too was a skillful and experienced fighter. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacs behind his long sharp fangs were full of deadly poison. It was to be a battle of champions. तो उस बरगद के पेड़ के नीचे एक क्लियरिंग का मतलब एक ऐसी जगह होती है जंगल में जहाँ कोई पेड़ नहीं होते, खाली मैदान. तो उस बरगद के पेड़ के ठीक नीचे खाली मैदान में भरी दोपहर में वो आमने सामने आए. कोबरा जानता था कि वो सिलेटी रंग का नेवला जो 3 फीट लंबा था वो एक बहुत ही अच्छा लड़ाई करने वाला था और बहुत ही चालाक और गुस्से वाला था. पर कोबरा भी बहुत ही मंझा हुआ लड़ाई करने वाला था और उसके पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस था. वो धीरे से चल सकता था और कोबरा धीरे से चल सकता था और बिजली की रफ्तार से उस पे वार कर सकता था. और उसके जो दांतों के पीछे जो बैग जैसा था उसमें वो पूरा जो है वो खतरनाक जहर से भरा हुआ था, जहरीले जहर से जो कि मार सकता था किसी को. Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. The mongoose bushed his tail. The long hair on his spine stood up. तो पीछे हटते हुए पहले तो उस कोबरा ने अपनी जो जीभ है जिसमें जहर भरा हुआ था उसे अंदर बाहर करता रहा और अपने 6 फीट, और वो कोबरा 6 फीट लंबा था, उसमें से 3 फीट वो ऊपर उठा और अपने धड़ को एकदम चौड़ा कर लिया. उस मॉनगूज ने यानी कि उस नेवले ने अपनी पूंछ को हिलाया और
उसका और उसके जो बाल थे लंबे लंबे जो उसकी पीठ पर थे वो एकदम से खड़े हो गए. Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of two other spectators. One was a Maina, the other a jungle crow. They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. वैसे तो वैसे तो उस लड़ाई के दोनों पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्हें पता नहीं था कि मैं भी उन्हें मेरी मौजूदगी के बारे में उस पेड़ पर कोई ख्याल नहीं था, पर उन्हें बहुत जल्दी पता चल गया था जब दो और देखने वाले आ गए. एक थी मैना और दूसरा था जंगली कौआ. उन्होंने इस लड़ाई की तैयारियां देखी थी और वो एक कांटों की झाड़ी पे जाकर बैठ गए देखने की क्या होगा, कि काश वो सिर्फ शांत होकर देखते रहते तो उन दोनों के साथ सब ठीक रहता. The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. Instead, he fixed a gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. तो कोबरा जो है वो डिफेंसिव यानी कि दूसरी तरफ खड़ा हुआ बचने के लिए और वापस वार करने के लिए, और इधर से उधर धीरे धीरे घूमता रहा और ये कोशिश करता रहा कि वो उस नेवले को अपने जाल में फंसा ले, कि वो इधर जा रहा है और उसे धोखे से फंसा ले. पर वो नेवला बहुत अच्छे से जानता था कि उस कोबरा की चमकीली आंखें उसके साथ क्या कर सकती थी, इसलिए उसने उन पर देखा ही नहीं और इसलिए उसने अपनी आंखें उस कोबरा के धड़ के जस्ट नीचे एकदम नीचे टिका दी और फिर वार करना शुरू किया. Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. Immediately the cobra struck. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. But the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. तो तेजी से आगे चलते हुए जब तक वो उस कोबरा की पकड़ में आ जाता तब उस अचानक से उस नेवले ने एक तरफ चला और उसी वक्त उस कोबरा ने उस पर वार किया. उस कोबरा का जो धड़ था वो इतनी तेजी से उसके ऊपर आया डंक मारने कि मुझे लगा अब तो इस नेवले को कुछ नहीं बचा सकता. पर वो छोटा सा नेवला उछला और कूदा और बहुत सफाई से दूसरी तरफ आ गया और उसने उस कोबरा की पीठ पर उसे डस लिया, उसे काट दिया. At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air. Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. A few drops of blood glistened on the cobra's back. उसी वक्त जब कोबरा ने उसे नेवले को डसा, तब जो कौवा और मैना थे वो उसके ऊपर वार करने आ गए और उससे बस इतना हुआ कि वो दोनों हवा के बीच में एक दूसरे से टकरा गए. तो एक दूसरे को गाली देते हुए वो वापस उस कांटे की झाड़ी के पास पहुंच गए और उस कोबरा की पीठ पर कुछ खून की बूंदें लगी हुई थी, चमक रही थी. Cobra struck and missed. Again the mongoose sprang aside, jumped in and bit. Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead, and returned shrieking to the safety of the cactus.
दोबारा यही हुआ, उस कोबरा ने मारा और फिर से वो नेवला दूसरी जगह चला गया और उसे काटा, और फिर से वो जो पंछी थे वो आपस में टकराए और वापस सावधानी से उस कांटे के पेड़ तक पहुंच गए। The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. The crow and the Maina, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. The Maina flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in midair and turned back. In the second what that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow body. तो तीसरा राउंड भी ऐसे ही चलता जैसे पहला चला, पर इसमें एक बहुत खतरनाक और बहुत नाटकीय फर्क था। तो क्रो और मैना अभी भी इस बात पे अटल थे कि वो भी इस लड़ाई में हिस्सा लेंगे, तो वो कोबरा को मारने आए, पर इस समय इस बार उन्होंने एक दूसरे को मिस कर दिया और उनका जो मार्क था, जहाँ तक उनको पहुँचना था वो वहाँ पहुँचना भी उनका छूट गया। तो मैना तो उड़ गई और वापस अपने उस झाड़ी पर पहुँच गई, पर जो कौवा था वो वापस बीच हवा में उड़ने की कोशिश करता रहा और वापस जाने की, और उसी वक्त और जिस सेकंड में वो कौवा ये करने की कोशिश करता रहा, तो कोबरा ने अपना सर पीछे किया और बहुत ही शक्ति के साथ उसे काटा और एकदम से वो कौवा नीचे आ गिरा। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered for about a while and then lay still. The manna remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again. तो मैंने उस कौवे को लगभग 20 फीट उस गार्डन से दूर गिरते हुए देखा। वो कुछ देर तो छटपटाया, पर फिर शांत हो गया। मैना जो है वो उस कांटे की झाड़ी पर ही रही, और जब वो नेवला और सांप दोबारा अपनी लड़ाई पर आए, तब उसने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया कि वो दोबारा उनके बीच में नहीं पड़ेगी। The cobra was weakening, and the mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout. The cobra writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled its उनका जो मार्क था, जहाँ तक उनको पहुँचना था वो वहाँ पहुँचना भी उनका छूट गया। तो मैना तो उड़ गई और वापस अपने उस झाड़ी पर पहुँच गई, पर जो कौवा था वो वापस बीच हवा में उड़ने की कोशिश करता रहा और वापस जाने की, और उसी वक्त और जिस सेकंड में वो कौवा ये करने की कोशिश करता रहा, तो कोबरा ने अपना सर पीछे किया और बहुत ही शक्ति के साथ उसे काटा और एकदम से वो कौवा नीचे आ गिरा। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered for about a while and then lay still. The manna remained on the cactus plant, and when उठने का प्रयास करता रहा, और उसके बाद में वो उस सांप को घसीटता हुआ झाड़ियों के पीछे ले गया। उसके बाद वो मैना ज़मीन पर उतरी और थोड़ी दूर चली, और उसके बाद में कंप्लीट करना इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को, या कि वो पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक, वो उस कोबरा का जो धड़ and spread his broad spectacled hood. The mongoose pushed his tail back and darting away
कैक्टस प्लांट की तरफ खड़ा हुआ बचने के लिए और वापस वार करने के लिए, और इधर से उधर धीरे पीछे किया और बहुत एक तरफ चला, और उसी वक्त उस कोबरा ने उस पर वार किया। उस कोबरा का जो उस कोबरा का जो धड़ था वो इतनी तेजी से उसके ऊपर आया डंक मारने कि मुझे लगा अब तो इस नेवले को कुछ नहीं बचा सकता। पर वो छोटा सा नेवला उछला और कूदा और बहुत सफाई से दूसरी तरफ आ गया, और उसने उस कोबरा की पीठ पर उसे डस लिया, उसे काट दिया। At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air. Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. A few drops of blood glistened on the cobra's back. उनका जो मार्क था, जहाँ तक उनको पहुँचना था, वो वहाँ पहुँचना भी जो है वो उस कांटे की झाड़ी पर ही रही। और जब वो नेवला और सांप दोबारा अपनी लड़ाई पर आए, तब उसने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया कि वो दोबारा उनके बीच में नहीं पड़ेगी। उस गिलहरी के लिए केक और था बहुत कमज़ोर होता जा रहा था, और उसी वक्त और जिस सेकंड में वो कौवा ये करने की कोशिश करता रहा, तो कोबरा ने अपना सर पीछे किया और बहुत ही शक्ति के साथ उसे काटा, और एकदम से वो कौवा नीचे आ गिरा। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered for about a while and then lay still. The myna remained on the cactus plant और छूटने की कोशिश की, और यहाँ तक कि उस नेवले के चारों तरफ अपने आप को लपेट भी लिया, पर कुछ नहीं हुआ। उस छोटे से नेवले ने उस सांप को तब तक मुंह में कस के पकड़ा रहा जब तक सांप उससे छूटने का प्रयास करता रहा, और उसके बाद में वो उस सांप को घसीटता हुआ झाड़ियों के पीछे ले गया। उसके बाद वो मैना ज़मीन पर उतरी और थोड़ी दूर चली, और उसके बाद में उन झाड़ियों से निकल गई एक बहुत ही सेफ डिस्टेंस पर, और फिर वो उस मैना ने एक आवाज़ निकाली, कॉन्ग्रेचुलेशन की, बधाई की, और फिर वो उड़ चली। तो देखा आपने कहानी कैसी थी। अब करते हैं क्वेश्चन। तो पहला है, अब हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है, कंप्लीट करना है इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को। तो पहला क्वेश्चन है, द ओल्ड banyan tree did not belong to grandfather but only to the boy because। तो जो पुराना बरगद का पेड़ था वो अब दादाजी का नहीं था, पर सिर्फ उस लड़के का था। क्यों? क्योंकि दादाजी 65 की उम्र में अब उस पर चढ़ नहीं सकते थे। अगला है, द स्मॉल ग्रे स्क्विरल बिकेम फ्रेंडली व्हेन। तो वो जो छोटी सिलेटी रंग की गिलहरी थी उसने उस लड़के से दोस्ती कब करी? जब उसे पता चला कि उस लड़के के पास कोई भी गुलेल या फिर कोई गन नहीं है, पिस्तौल नहीं है। When the boy started to bring him pieces of cake and biscuit, the squirrel। जब उस लड़के ने उस गिलहरी के लिए केक और बिस्किट के टुकड़े लाना शुरू किया, तब वो गिलहरी और ज़्यादा बोल्ड हो गई और उसने उस लेखक के हाथों से उन टुकड़ों को लेना शुरू कर दिया। इन द स्प्रिंग द banyan tree डैश एंड डैश वुड कम देयर। तो स्प्रिंग में यानी कि वर्षा ऋतु के बाद उस बरगद के पेड़ में बहुत छोटे छोटे लाल फिग्स लगते थे और हर तरह के पक्षी वहाँ आते थे। द banyan tree served the boy as a। तो जो बरगद का पेड़ था वो क्या काम करता था उस लड़की के लिए? एज अ लाइब्रेरी, एज अ पुस्तकालय। द यंग बॉय स्पेंट हिज आफ्टरनून्स इन द ट्री। तो वो लड़का अपनी दोपहर उस पेड़ पर कब बिताता था? जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी।
तो अब हमें इन सवालों के जवाब देने हैं. इट वॉज अ बैटल ऑफ चैम्पियंस. तो व्हाट क्वालिटीज डिड द टू चैम्पियंस हैव. तो जैसे हमने देखा वो लड़ाई दो बहुत ही अच्छे योद्धाओं की थी. तो उन दोनों योद्धाओं की क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या खासियत थी उनमें. तो हमको पैराग्राफ में से लिखना है कि उस नेवले की और उस कोबरा की क्या क्या खासियत थी. तो नेवले की तो खासियत ये थी कि वो बहुत अच्छा फाइटर था, सुपर्ब फाइटर, क्लेवर, चालाक था और अग्रेसिव, गुस्से वाला था. और कोबरा की थी कि वो स्किलफुल था, कि उसमें कला थी, एक्सपीरियंस्ड था, उसके पास अनुभव था, और स्विफ्ट यानी कि बहुत तेज़ी से चलने वाला. अगला है कि व्हाट डिड द कोबरा एंड द मॉनगूज डू टू शो देयर रेडीनेस ऑफ द फाइट. मतलब कोबरा ने और उस नेवले ने ऐसा क्या करा जिससे ये दिखा कि वो तैयार हैं लड़ाई के लिए. तो ये अपनी तैयारी दिखाने के लिए लड़ाई की. उस कोबरा ने नेवले के सामने हिस किया और अपनी जीभ को अंदर बाहर करता रहा और अपनी 6 फीट लंबी उसमें से बॉडी में से 3 फीट लंबा हुआ और अपना जो चौड़ा धड़ था उसे और चौड़ा करके खड़ा हो गया. और इसी तरह नेवले ने अपनी पूंछ को हिलाया और उसके जो पीठ के बाल थे वो खड़े हो गए, जिससे ये दिखा कि नेवला भी तैयार है लड़ाई के लिए. अगला है Who were the other two spectators? What did they do? Did they watch or did they join in the fight? मतलब दो और लोग कौन थे ऑडियंस में जो ये सब देख रहे थे. क्या उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने सिर्फ देखा या उन्होंने भी लड़ाई में हिस्सा लिया. तो जो दूसरे 2 स्पेक्टेटर्स थे वो थे कौवा और एक मैना. वो एक कांटे की झाड़ी पर बैठ गए ये देखने के लिए कि क्या होगा, पर उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने भी कोशिश की कि वो उस लड़ाई का हिस्सा बने उस कोबरा पे वार करके. रीड द डिस्क्रिप्शंस बिलो ऑफ व्हाट द स्नेक डिड एंड व्हाट द मॉनगूज डिड एंड अरेंज देयर एक्शंस इन द प्रॉपर ऑर्डर. तो अब हमें ये जो नीचे दिए गए हैं लाइनें, इनको एक ऑर्डर में लाना है. तो पहले स्नेक ने क्या किया, यानी कि पहले कोबरा ने क्या किया. पहला होगा ट्राइड टू मेस्मराइज द मॉनगूज, यानी कि जो सेकंड वाला है वो पहले पर आएगा. पहला होगा ट्राइड टू मेस्मराइज द मॉनगूज, मतलब कि उसको धोखे में लाने की कोशिश करी. दूसरा होगा स्ट्रक ऑन द साइड दैट द मॉनगूज प्रिटेंडेड टू अटैक. फिर उसके बाद में उसने क्या किया, जहाँ नेवले ने ऐसा दिखाया कि वो अटैक करने वाला है तो उसी साइड में वार किया. फिर तीसरा है स्ट्रक अगेन एंड मिस्ड. फिर उसके बाद में कोबरा ने क्या किया, दोबारा वार किया पर उससे वार खाली चला गया. फिर स्ट्रक द क्रो, उसके बाद में उस कौवे को मारा. फिर उसके बाद में कॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड द मॉनगूज, मतलब कि उस नेवले के चारों ओर अपने आप को लपेट लिया. और आखिर में सीज्ड टू स्ट्रगल, मतलब उससे छूटने के लिए प्रयत्न करता रहा. और इसी तरह नेवले ने क्या किया, रिफ्यूज टू लुक इन दी स्नेक्स आइज, मतलब कि उसने उस सांप की आंखों में नहीं देखा. प्रिटेंडेड टू अटैक द कोबरा ऑन वन साइड, मतलब कि ये प्रिटेंड किया, ये दिखाया कि वो कोबरा को एक तरफ अटैक कर रहा है. स्प्रैंग असाइड, जम्प्ड इन एंड बिट, और फिर तेज़ी से कूद कर दूसरी तरफ वार किया. फिर अगला है डार्टेड अवे एंड बिट द कोबरा ऑन द बैक, फिर अलग जाके और कोबरा के ऊपर पीछे से वार किया, उसे पीछे से काटा. फिर अगला है ग्रैब्ड द स्नेक बाय द स्नाउट, मतलब अपने नाक और मुंह से उसे पकड़ लिया सांप को. फिर है लास्ट ड्रैग्ड द स्नेक इनटू द बुशेस, मतलब उसे घसीटता हुआ कोबरा को झाड़ियों में ले गया. अगला सवाल है व्हाट हैपेंड टू द क्रो इन द एंड.
और है व्हाट डिड द मैना डू फाइनली, मतलब उस कौवे के साथ अंत में क्या हुआ और उस मैना ने अंत में क्या किया। तो अंत में जो कौवा था वो लगभग 20 फीट दूर गार्डन में जाके गिरा जब उसे कोबरा ने डसा, और पहले तो कौवा छटपटाया कुछ देर तक, फिर शांत हो गया। और अंत में मैना बहुत धीरे से ज़मीन पर उतरी, थोड़ी देर उछली और उसके बाद में झाड़ियों में चली गई और उड़ गई। फिर अगला सवाल है, द वर्ड राउंड यूजुअली मीन्स अ काइंड ऑफ शेप, व्हाट इज इट्स मीनिंग इन द स्टोरी। तो जैसे हमको पता है जो वर्ड होता है राउंड, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब गोल होता है, और पर यहाँ कहानी में उसका क्या मतलब था। तो इस कहानी में राउंड का मतलब है वो अलग अलग स्टेज जहाँ पर लड़ाई हुई उस कोबरा और मॉन्गूस की, यानी उस नेवले की, तो वो अलग अलग राउंड, जैसे नहीं बोलते हम ये पहला राउंड है ये दूसरा राउंड है, वैसा। अब है अगला सवाल, फाइंड 5 वर्ड्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ विच आर जनरली एसोसिएटेड विथ ट्रीज बट हियर दे हैव बीन यूज्ड डिफरेंटली, अंडरलाइन द वर्ड्स। तो हमको इस नीचे दिए गए पैराग्राफ में ऐसे 5 शब्द हैं जो एक पेड़ से जो जिनका लेना देना एक पेड़ से होता है, पर यहाँ उनका इस्तेमाल अलग तरीके से किया गया है, तो आपको उन शब्दों को अंडरलाइन करना है। तो पैराग्राफ है, हरी लीव्स फॉर वर्क एट 9 एवरी मॉर्निंग, ही वर्क्स इन द लोकल ब्रांच ऑफ द फर्म ऑफ विच हिज अंकल इज द ओनर. Hari's success is really the fruit of his own labor. He is happy but he has a small problem. The root cause of his problem is a stray dog near his office. The dog welcomes Hari with a loud bark every day. तो 5 शब्द क्या है, पहला है leaves यानी कि पत्तियाँ, यहाँ इस्तेमाल हुआ है कि लीव्स का मतलब कि वो इस वक्त पे जाता है। अगला है ब्रांच यानी कि टहनियाँ, यहाँ पे ब्रांच का इस्तेमाल हुआ है उस जगह की, एक लोकल जगह जहाँ पे वो कंपनी खोली गई है। तीसरा है फ्रूट यानी कि फल, चौथा है रूट यानी कि जड़, और आखिरी है बार्क जिसका मतलब होता है तना, और यहाँ पे बार्क का मतलब है कुत्ते का भौंकना। तो अब हमको ये जो वर्ड दिए गए हैं बॉक्स में, वो उनको इस्तेमाल करते हुए इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला है, when he began to trust me the squirrel began delving into my pockets for morsels of cake. DELVING. I saw a cobra gliding out of a clump of trees. GLIDING. तीसरा है, the snake hissed, his forked tongue darting in and out. DARTING. फिर है, when the cobra tried to bite it, the mongoose sprang aside. SPRANG. फिर है, the snake whipped, WHIPPED, whipped his head dash back, BACK, back to strike at the crow. तो इसमें आएगा whipped और back। और लास्ट है, the birds dived at the snake यानी कि DIVED। अगला सवाल है, हमको ये सेंटेंस देखने हैं और उसके बाद में वुड और कुड का इस्तेमाल करते हुए जो शब्द नीचे 3 सेंटेंस दिए गए हैं उनमें जो टेढ़े लिखे हुए हैं शब्द, उनमें वुड या कुड लगाना है। तो है, लुक एट दी सेंटेंसेस, इन द स्प्रिंग बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लॉक इनटू द ब्रांच banyan trees branches. I would spend the afternoons there. तो would का मतलब क्या होता है, WOULD का मतलब वुड हमें ये बताता है कि वो लेखक क्या करता था या क्या हुआ करता था। Grandfather at 65 could no longer climb the banyan tree. I could hide myself in its branches. I could look down through the leaves at the world below. I could read there.
तो कुड COULD कुड हमें ये बताता है कि जो ऑथर है वो क्या कर सकता है और वो अब क्या कर सकता है और उसके ग्रैंडफादर या उसकी दादा अब क्या नहीं कर सकते हैं। तो सवाल है, ग्रैंडफादर सेज इन दी ओल्ड डेज, मतलब दादाजी कहते हैं पुराने ज़माने में एलिफेंट्स वर एबल टू फ्लाई इन दी स्काई लाइक क्लाउड्स, they were also able to change their shapes. They were also be able to change their shapes. They used to fly behind clouds and frighten them. People used to look up at the sky in wonder. तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, वर एबल की जगह elephants could fly in the sky like clouds, COULD could, elephants could. फिर आएगा they could change their shapes, COULD could. फिर आएगा they would fly behind clouds and frighten them, मतलब they WOULD would fly. फिर आएगा people would look up at the sky and wonder, WOULD would, people would. फिर अगला है, बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी ही यूज टू गेट अप विद द सन एंड ही यूज टू गो टू बेड विद द सन लाइक द बर्ड्स. तो इसका होगा बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी ही वुड गेट अप विद द सन, ही वुड मतलब WOULD, एंड ही वुड गो टू द बेड विद द सन लाइक द बर्ड्स, मतलब WOULD. फिर अगला है, लाइक द आउल ही वॉज एबल टू सी क्वाइट वेल इन द डार्क. He was able to tell who was coming by listening to their footsteps. फिर इसका होगा, like the owl he could see quite well in the dark, मतलब he could, COULD could, and he could tell who was coming by listening to their footsteps. He could tell, COULD. तो ये हो गया ये क्वेश्चन. अब इसके पहले हमारा एक क्वेश्चन छूट गया है ऊपर, C. Find words in the story which show things striking violently against each other. तो हमको ऐसे शब्द ढूंढने कहानी में जो ये दिखाते हो कि एक दूसरे पर बहुत हिंसात्मक तरीके से वार करना. तो पहला जो जवाब है वो आपको 15 नंबर के पैराग्राफ में मिलेगा. तो पहला है, द कोबरा स्ट्रक द क्राउ हिज स्नाउट डैश अगेंस्ट हिज बॉडी. तो ये TH से शुरू होकर और ING पे ख़त्म होता है. तो 15 वाले पैराग्राफ में क्या है, थर्डिंग, THUDDING. अगला है, द क्रो एंड द मैना डैश इन मिड एयर. इसका जवाब आपको 13 नंबर के पैराग्राफ में मिलेगा. इसका जवाब है COLLIDED, कोलाइडेड, यानी टकराना आपस में. और फिर द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक बट डैश इनटू ईच अदर इंस्टेड. इसका जवाब है 14 नंबर के पैराग्राफ में. इसका जवाब है बट बम्ड, BUMPED, बम्ड. तो अगला क्वेश्चन है, लुक एट दी सेंटेंसेस. The tree was older than grandfather. Grandfather was 65 years old. तो ये जैसे हमने कहानी में पढ़ा, तो वो पेड़ जो दादाजी थे उनसे भी ज़्यादा बूढ़ा था और दादाजी 65 साल के थे. तो आपको क्या लगता है वो पेड़ कितने साल का हो गया? The tree was as old as देहरादून itself. तो मतलब वो पेड़ इतना बूढ़ा था जितना पुराना देहरादून था. तो ऐसा मान के चलो कि देहरादून 300 साल बूढ़ा है. तो पेड़ कितने साल का होगा? तो जब दो चीज़ें एक आपस में एक जैसी होती है तो हम एज शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एज. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं. मिस्टर सिन्हा इज़ 160 सेंटीमीटर्स टॉल. मिस्टर गुप्ता इज़ 180 सेंटीमीटर्स टॉल. मिसेस गुप्ता इज़ 160 सेंटीमीटर्स टॉल. तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, मिसेस गुप्ता इज़ एज टॉल एज मिस्टर सिन्हा, मतलब मिसेस गुप्ता इतनी लंबी है जितने मिस्टर सिन्हा हैं. तो अब हमको इस बॉक्स में दिए गई चीज़ों को इस्तेमाल करके
लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में बात करनी है। एज यूज़ करना है या तो हमें एज, एज या फिर ER देन। तो जैसे टॉल, टॉलर, कोल्ड, कोल्डर, हॉट, हॉटर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, शॉर्ट, शॉर्टर। तो जैसे आप देखोगे हॉट शब्द में जब लेटर T जो है वो 2 बार लिखा जाता है जब ER ऐड होता है तो पहला है हाइट। तो जब हम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 लड़कियां दिखेंगी आपको, ज़ेबा, रूबी और रानी। ज़ेबा की हाइट है 155 सेंटीमीटर, रूबी की हाइट है 150 सेंटीमीटर, रानी की हाइट है 155 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, जब हम हाइट की बात करते हैं तो हम टॉल या शॉर्ट की बात करते हैं, टॉल बताते हैं या शॉर्ट की, तो वैसे टॉलर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। तो अब हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ज़ेबा इज़ एज टॉल एज रानी। ज़ेबा, तो पहला होगा ज़ेबा इज़ एज टॉल एज रानी। फिर है वेट लिफ्टर्स। वेट लिफ्टर्स मतलब जब हम वेट की बात करते हैं तो केजी में होता है हमेशा वेट, और उसको हम दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग के कि कौन कितना ताकतवर है। तो विजय है 50 किलो का, अक्षय है 50 किलो का और अनवर है 65 किलो का। तो अब हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, विजय इज एज स्ट्रॉन्ग एज अक्षय, या फिर अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन विजय एंड अक्षय। मतलब अनवर विजय और अक्षय से ज़्यादा ताकतवर है। फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर डिग्री में होता है, शिमला 6 डिग्री, गैंगटॉक 6 डिग्री और श्रीनगर 2 डिग्री। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, शिमला इज़ एज कोल्ड एज गैंगटॉक, मतलब शिमला गैंगटॉक जितना ठंडा है, या फिर श्रीनगर इज़ कोल्डर देन शिमला एंड गैंगटॉक, मतलब श्रीनगर, शिमला और गैंगटॉक दोनों से ज़्यादा ठंडा है। फिर है लेंथ की बातें, यानी कि लंबाई। तो लंबाई को हम शॉर्टर या लॉन्गर इसमें नापते हैं। तो रोमी की पेंसिल है 3 इंच लंबी, मोना की पेंसिल है 5 इंच लंबी और राजा की पेंसिल है 3 इंच लंबी। तो हम इसमें लिख सकते हैं, रोमीज पेंसिल इज एज शॉर्ट एज राजाज पेंसिल। रोमीज पेंसिल इज एज शॉर्ट एज राजाज पेंसिल। या फिर रोमी एंड राजाज पेंसिल इज शॉर्टर देन मोनाज पेंसिल। फिर लास्ट है टेम्परेचर। तो दिल्ली है 43 डिग्री, चेन्नई है 39 डिग्री और नागपुर है 43 डिग्री। तो दिल्ली इज एज हॉटर एज नागपुर, या फिर दिल्ली इज हैज हॉट एज नागपुर, या फिर दिल्ली एंड नागपुर आर हॉटर देन चेन्नई। फिर लास्ट है माय फेवरेट प्लेस। तो अब आपको वो पैराग्राफ दोबारा पढ़ने इस कहानी में, जहाँ पे वो लेखक उस बरगद के पेड़ को डिस्क्राइब करता है कि वो वहाँ क्या करता था। तो क्या आपके घर में ऐसी कोई जगह है, या आपके दादा दादी के घर में, आपके चाचा चाची के, आपके रिश्तेदारों के घर में जो आपको बहुत पसंद होती है, तो आप उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखो और उसमें ये बताओ कि वो कहाँ है, आप वहाँ क्या करते हो और वो आपको क्यों पसंद है। ठीक है, तो ये हो गया लेसन नंबर 10। तो आज हम पढ़ेंगे